वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, मैंने बहुत सोचने विचारने के बाद ये फैसला लिया है कि अब बेटा आपको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, आपने पहले जितना पढ़ रखा है उसकी आप प्रैक्टिस करें। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं। ठीक है, ताकि सारा चीज़ हम आपको उसी क्वेश्चन में आपको समझा देंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन वाइज हम चीज़ों को समझेंगे और जितने भी अभी तक बिहार पुलिस में जो जो सवाल आया है, ठीक है, वो सारे ईयर का क्वेश्चन पहले हम कर लेंगे। उसके बाद हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप फिर उसको लगाइएगा। फिर बेटा कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में। बात समझ रहे हो कि नहीं? आपने कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ रखा होगा, बस सिर्फ आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन आपने लगा लिया तो समझो आपका लाइफ जिंगा डाला बेटा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो चलो देर न करते हुए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाते हैं एक एक करके, और आपको हम उसी क्वेश्चन में उस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हो गाइस? ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा ही आसान सवाल है और ये बहुत ही पॉपुलर है, आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा सर। कहता है पाई एक संख्या है। ये पाई लिखा हुआ बेटा। पाई कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। तो इस चीज की गांठ बांध लेना आप, क्या कि ये जो पाई है ना बेटा, ये पाई अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। बात समझ रहे हो? ठीक है ना? अब अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, इसका बच्चे डिफिनेशन अगर हम देने लगेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे इसको, और ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, पाई कौन सी संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि आपसे यही पूछ दे एग्जाम में कि ये 22/7 कौन सी संख्या है? 22/7 है ना बेटा? तो ये 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? परिमेय संख्या है। थोड़ा सा हम आपको स्केच कर देते हैं। वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो। ठीक है, p और q कोई दो भिन्न है। ठीक है, और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन और है कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। क्या बेटा? कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। अगर ये चीज को फॉलो करता है कोई भी, तो इसका मतलब है कि वो परिमेय संख्या है। आप देख लीजिए, ये क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन ये पाई क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। बात को समझे? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो चलो बच्चे, इसको अब हम मिटाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का था कॉन्सेप्ट, परिमेय अपरिमेय, ये हमने कर लिया। क्लियर है? अब हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। कहता है ये क्वेश्चन नंबर कि यदि 5 प्रेक्षण 5 ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है। ठीक है, 5 प्रेक्षण क्या क्या दे रखा है बेटा? देखो यह ध्यान से। एक x है, दूसरा x+2 है, फिर x+4 है, फिर x+6 है और x+8 है ना? ठीक है, यही तक। और कहता है कि ये सबका जो एवरेज है ना बेटा, इसका जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज यानी औसत दे रखा है आपको, सवाल में दे रखा है औसत 11 है। क्या बेटा? इन पहले संख्या गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5, इन 5 प्रेक्षणों का औसत सवाल में दे रखा है 11 है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये x का मान क्या होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कई तरीके हैं इसको करने के। तो आइए आप चीज को पहले समझिए। यदि इस तरीके से लगातार संख्या दे रखा है, बात समझ रहे हो, तो एवरेज का मतलब होता है मिडिल टर्म, बीच वाला मान। ठीक है, तो बताओ बेटा, ये 1 2 3 4 5 ठो परीक्षण दे रखा है
और हमको इसका बीच वाला निकालना है, तो बीच का मतलब क्या, ये देखिए x+4 क्या है हमारा, ये है हमारा मिडिल टर्म। मिडिल का मतलब ठीक मध्य वाला। इस टर्म के बाद कितना टर्म है, 2, x+6 और x+8, और इसके पहले भी क्या है, 2x और x+2, तो ये x+4 ऑब्वियसली मिडिल में होगा ना सर, बीच में। ठीक है, तो ये अगर ये हमारा क्या हो गया, एवरेज, औसत। तो इसी का मान सवाल में कितना दे रखा है, 11, यानी सर हमें दे रखा है ये x+4 बराबर 11 है। तो बताओ बेटा x की वैल्यू यहां से कितना होगा। ठीक है, मुंह जवानी सवाल करेंगे आप। ठीक है, तो ये बेटा 11 में से 4 घट जाएगा। ठीक है, तो बताओ 11 में से 4 जाएगा सर कितना बचेगा, 7 3 10 1 11 7 4 11। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो एवरेज का मतलब, ये चीज गांठ बांध लेना, एवरेज का मतलब होता है मिडिल टर्म, बीच वाला टर्म। ठीक है, और जो बच्चे ये चीज नहीं समझ पा रहा है, तो आप ऐसे भी समझिए कि यदि लगातार संख्याएं हैं, ठीक है ना, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर वो लगातार है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट एवरेज निकालने का तरीका है, ये ध्यान समझो। सेकंड मेथड है ये, एवरेज यानी औसत बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अब बटे 2, यही होता है हमारा एवरेज का फॉर्मूला। बात समझे। ठीक है, तो बताइए फर्स्ट टर्म क्या है, x है, लास्ट टर्म क्या है, x+8 है कि नहीं, इसको 2 से भाग कर दो, और इसी का मान सवाल में कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, बराबर 11 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बेटा, x+x कितना होगा, 2x + 8 बराबर 2 बराबर 11। अरे बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, काट लीजिए, ये 2, ये कितना होगा 4, यानी आया क्या हमारा x+4 बराबर 11। देखो बेटा वही चीज है कि नहीं है, अरे है, क्या है, x बराबर 11 - 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो या तो चाहे ऐसे कर ले, या सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपका जो परीक्षण है, जो संख्याएं हैं, अगर वो एक सीरीज में है, एक पैटर्न में है, अर्थात लगातार है, तो जो बीच वाला टर्म है वही एवरेज होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, x+4 को ही उठा लिया, इसका इक्वल कर दिया 11 को, आंसर ले आया 7। बताओ ना हाँ या ना। अरे समझे कि नहीं तो इसी बात को, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये बेटी क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज से था क्वेश्चन, ये हमने कर लिया बड़े प्यार से। ठीक है गाइस, है ना। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, आपके बोर्ड पर दिख रहा है। ये सवाल कहता है क्या, ध्यान से समझना। कहता है सर a बराबर 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5 का पावर 2। ठीक है, और b बराबर 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3। ठीक है, 3 का पावर 3 है, तो ए बी का मौसो निकालिए। ए बी का क्या निकाला बेटा आपको, मौसो का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है ना। ये सवाल दे रखा है, तो पहले थोड़ी सी चीज आप समझ लीजिए कि मौसो होता क्या है ना। तो यहां देखो, इस चीज की आप गांठ बांध लीजिए, यहां पर हम आपको लिखाते हैं। ठीक है, यहां पर कि यदि आधार समान हो, आधार क्या हो बेटा, समान हो, तो सबसे छोटी घात वाली संख्या, घात समझते हो ना बेटा, पावर है ना, सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या कहलाती है, HCF कहलाती है ना, HCF कहलाती है। ठीक है, HCF का मतलब महत्तम समावर्तक। अरे ठीक है, मौसो। तो जैसे ही यदि आधार सेम आपको दिखे ना, तो सबसे छोटा वाला घात को आपको लेना है, वही आपका मौसो हो जाएगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यदि हम कहा आपको कि 2 का पावर 5, 2 का पावर 7
2 का पावर 9, 2 का पावर 3 का बताइए मौसो क्या होगा, का मौसो क्या होगा। ठीक है ना, ध्यान से समझना बात को। अब बताओ बेटा सबका आधार क्या है, सेम है कि नहीं। अगर मौसो निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला पावर, सबसे छोटा वाला पावर कौन सा इसमें है, 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा मौसो। बात समझ पा रहे हो सर, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये वाला क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, है ना, ये चीजें आप समझ गए, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर स्टार दे करके। ठीक है, इसी तरीके से बिहार पुलिस के मैथ के क्वेश्चन की तैयारी होगी, आप इस चीज की गांठ बांध लीजिए आप। ठीक है, यदि आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चंस करने हैं तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हम क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन आएगा उसके नीचे उसका कॉन्सेप्ट और इसके आधार पर क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो सब हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, और हम तो बेटा आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे, आ जाइए। तो इसको अब हम बेटा मिटा दें, इसको आप लिख लिए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है सर। ठीक है, आ जाओ देख लो। अब ये ए बी का मौसो पूछा है, अभी तो आपको सिखाया था हमने। या जरा सा देखिए तो आधार, इसका पावर आधार 2 है, इसका आधार 2 है कि नहीं। तो कौन सी घात, सबसे छोटी वाली घात। सबसे छोटी वाली घात का मतलब क्या, छोटा पावर है। ठीक है, तो इसमें से सबसे छोटा घात क्या है, 2 का पावर 2, यहाँ है 2 का पावर 3। छोटा तो 2 का पावर 2 ये ना हुआ बेटा, तो इसको लिख लीजिए आप 2 का पावर 2। ठीक है, गुना, कोई दिक्कत। अब आइए इस 3 में देखिए, आधार 3 और 3 आधार बराबर है, तो कौन सा घात वाला लेंगे, छोटा वाला घात। इसका घात 3 है और इसका घात कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है, तो हम क्या लेंगे, ये छोटा वाला घात यानी 3 का पावर 1। अब आपको ये नजर आ रहा होगा बेटा, सर यहाँ तो 5 है, यहाँ तो 5 है ही नहीं। तो देखो बेटा 5 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इस चीज की गांठ बांध लेना आप। ठीक है, तो बताओ, अब देखो तो बेस है सेम, 5 है, तो कौन सा घात लेंगे, छोटका वाला घात। तो 5 का पावर 0 लिखिए या चाहे नहीं लिखिए, ये तो 1 आएगा ही आएगा। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे ना बेटा। ठीक है, ये देखो 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4। अब गुना 3 का पावर 1, 3, इसका 5 का पावर 0, ये तो 1 ही होगा। ठीक है, तो 4 तिया 12, यही हमारा इस सवाल का आंसर है। यानी कि ए बी का जो मौसो है वो क्या आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। हाँ या ना, बात को समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपको एक ठो सवाल देते हैं और आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, तो ये देखो हम क्वेश्चन इसको बेटा मिटाते हैं और ये क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके बोर्ड पर लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आप इसको कर पाए। ठीक, तो ये होमवर्क है, ध्यान से देखना। ठीक है, यदि हम कहते हैं कि x बराबर 5 का पावर 3 गुना 3 का पावर 4 गुना 7, ठीक है, और y बराबर 5 का पावर 2 गुना 3, ठीक है, और गुना 7, ठीक है। इसका ये दे रखा है, यदि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो एक्स वाई का मौसो ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये तो मौसो हुआ, तो बेटा कौन सा लेंगे हम लोग, छोटा वाला घात। अगर यहीं पे हमसे लॉस ऑफ पूछ लेता है कि नहीं, लघुत्तम समावर्तक। ठीक, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, तो हम क्या करते वहां पर, मौसो में छोटा वाला घात और एलसीएम लॉसो में बड़ा वाला घात। ठीक है, तो जो बड़ा वाला घात होता वही उसी को हम लिखते, छोटा वाला नहीं लिखते। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, इस चीज को अब एक बार हम आपको ये चीज क्लियर कर देते हैं कि यदि आधार सेम है तो जो सबसे छोटका घात होगा ना वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। और अगर आप बड़का घात लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एलसीएम। अगर कई सारे गुणनखंड में पावर दे रखे हैं, ठीक है, और आपसे वहां से एलसीएम पूछ लिया, तो एलसीएम का मतलब कौन सा घात, बोलिए तो, बोलिए ना, बड़ा वाला घात। और एचसीएफ का मतलब छोटा वाला घात।
बात समझ गए? ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में तो कर लोगे बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आप होमवर्क कर लेना। ठीक है, चलो इसको अब हम मिटाते हैं। क्लियर है? आइए अगला सवाल लेते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। ठीक है, ये है, यही क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम आपको पहले चीज़ों को समझाते हैं, उसके बाद तो इस तरह के सारे सवाल आप बिल्कुल एकदम से चुटकियों में कर देंगे। क्लियर है? जरा देखिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझिएगा और डायरेक्ट करने का तरीका सीखिएगा। अगर हम कहते हैं बेटा रेडियस हमारा, रेडियस का मतलब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से क्या क्या चीजें हो सकता है ना? ये है हमारा, एक मिनट यहां पे लिखते हैं हम, ये है रेडियस, अगर है कितना 7 सेंटीमीटर, तो इसकी जो परिधि होगी वो होगा बेटा कितना 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझे? अब जैसे ही हम इसको त्रिज्या को दुगना किए, हम आपको समझा देते हैं कि आखिर ये ऐसा होता क्या है, क्यों होता है। तो ये देखो, वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, है ना? और क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर। ये चीजें आप जानते हैं। ठीक है ना? ध्यान से चीजों को समझना। तो अगर बेटा हमारा रेडियस 7 है, तो बताइए परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है 7। ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, परिधि कितना होगा 44। एकदम इस चीज को रट लेना आप। ठीक है, इसके आधार पर एग्जाम में सवाल डायरेक्ट आएंगे, तो आप डायरेक्ट आंसर वेट को टिक कर दोगे। बात समझा? ध्यान से समझते जाना। तो 22 दूनी 44 हो गया क्या हमारा परिधि। तो इस चीज की गांठ बांध लीजिए कि यदि त्रिज्या 7 है तो उसका परिधि 44 होगा ही होगा। क्लियर है ना? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछता है इससे। ठीक है, इसीलिए आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें सर, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, और इसका क्या करोगे स्क्वायर, यानी 7 गुना 7, त्रिज्या है ना आर स्क्वायर, एगो 7 से 7 कट जाएगा। अब इसको आप गुना कर लिए, देखिए 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, और 7 दूनी 14, 1 15, देखिए 154 है कि नहीं? है ना? तो इस चीज को हम लोग निकालेंगे नहीं, पर ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए इस रेडियस पे, इस बेस पे नहीं आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आपको तो ये चीजें लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं है? लेकिन आइए अब हम देखिए, यहां पर आपको एक मजेदार चीज सिखा रहे हैं, ध्यान से सिर्फ चीजों को समझते जाना। ठीक है, रेडियस 7 है, रेडियस को हमने क्या कर दिया, यानी त्रिज्या को दुगना कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर होगा। अगर आपने त्रिज्या को दुगना किया तो परिधि भी क्या होगा? दुगना होगा। बात समझ पा रहे हो? तो यानी 44 का डबल कर दोगे, कितना हो जाएगा सर? 88 सेंटीमीटर, है कि नहीं? लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग होता है ना, स्क्वायर होता है। तो अगर ये 2 गुना हुआ तो वो कितना गुना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहां से डायरेक्ट सवाल कैसे आएगा, अभी हम आपको समझाएंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 गुना, तो गुना कर दो इसको, 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1, और 4 पचे 20, और 1 21 के 1, हाथ में बचा 2, 4 1 का 4, और 2 6, यानी 616। क्लियर है ना? देखिएगा ध्यान से, यहां पर यदि त्रिज्या जो भी हो, अगर हमने उसको दुगना कर दिया तो परिधि भी क्या होगा? दुगना होगा। लेकिन क्षेत्रफल उसका कितना गुना होगा? 4 गुना होगा, चूंकि क्षेत्रफल का मतलब वर्ग होता है ना? यहां पे 2 गुना किया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। बात समझ पा रहे हो? अब देखो जरा यहां ध्यान से, यदि हम कहते हैं कि त्रिज्या को हमने तिगुना कर दिया, तो ये कितना होगा? 21, है ना? अगर त्रिज्या तिगुना हो गया तो बताओ बेटा परिधि कितना होगा? परिधि भी उतना ही गुना होगा जितना गुना त्रिज्या हुआ है। तो ये भी क्या होगा बेटा हमारा? ये भी 3 गुना होगा। ठीक है, तो गुना कर दीजिए इसमें आप, कितना हो जाएगा? ये 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 4 तिया 12, और 1 13, यानी 132 सेंटीमीटर। हाँ या ना?
बात समझ पा रहे हो? ठीक है, 132 सेंटीमीटर। अब बोलिए जैसे ही त्रिज्या तिगुना हुआ तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा? 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि वर्ग ही तो होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 9 गुना। क्लियर है? ये बेटा कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। ठीक है ना? इसमें आप 9 गुना कर दीजिए। 9 चौके 36 के 6, हाथ में बचा 3। ठीक है, 9 पचे 45, 45 और 3 48 के 8, हाथ में बचा 4 और 9 1 का 9, 9 4 13। ठीक है, यानी 1386। बात को समझे, है ना? अब जरा सा देखिए, इसी प्रकार से यदि हम त्रिज्या को चौगुना करेंगे तो बोलो, बोलो मेरे साथ साथ, त्रिज्या अगर चौगुना हुआ तो परिधि क्या गुना होगा? वो भी 4 गुना होगा। लेकिन क्षेत्रफल कितना गुना होगा? 4 का स्क्वायर, यानी 16 गुना होगा। बात समझ रहे हो? अब देखो यहां से एग्जाम में सवाल कैसे फ्रेम करेगा वो। ठीक है, जो सेटर होता है क्वेश्चन सेट करने वाला, वो आपसे कहेगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या x इकाई है, त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा? डायरेक्ट पूछेगा आपसे आंसर। तो अभी हमने आपको सिखाया बेटा कि यदि त्रिज्या दुगना हो जाए तो क्षेत्रफल वर्ग होता है, तो 2 का वर्ग कर दोगे यानी 4 गुना होगा। बात समझ पा रहे हैं सर? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और लेकिन परिधि जितना गुना त्रिज्या है, परिधि भी हमारा बेटा उतना ही गुना होगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ पा रहे हो सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा। अच्छा, अब एक चीज ये भी चीजें हो सकता है कि अगर हम त्रिज्या को आधा कर दें, हाफ, ठीक है, तो हाफ कर देंगे बेटा तो ये 7 क्या होगा? 3.5 होगा त्रिज्या। नहीं, परिधि भी कितना होगा? हाफ होगा, तो कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। बताइए ना, हाँ या ना? तो ये कितना होगा? 1/4 होगा। आधा किया है 1/2, तो क्षेत्रफल क्या होता है? उसका वर्ग होता है ना जी। तो 1/2 का आप वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यानी 1/4 होगा। ठीक है, तो 154 का जब आप इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 38.5 आएगा। हाँ या ना? ठीक है, बात को समझे? अब बताइए, यदि जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को जानता है, क्या इस सवाल को देख करके उसका आंसर नहीं बोल देगा? हैं? बोलेगा नहीं बोलेगा? देखो ध्यान से कैसे। अभी अभी जो बच्चा इसको सीखा है वो इसका आंसर दे दिया होगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना? आप भी बेटा, आपने भी तो सीखा है ना? ठीक है, आप इसका आंसर दे दो। देखो कैसे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 38.5। हमारा जो मानक होता है वो ये याद रखना आप, 7 44 154। ठीक है, त्रिज्या 7, परिधि 44 और क्षेत्रफल 154। तो ये 38.5 है। 38.5 कितना है? 154 का 1/4 है। तो 1/4 है तो त्रिज्या कितना होगा? हाफ होगा, आधा होगा। अगर त्रिज्या आधा है तो परिधि भी क्या होगा? आधा होगा। नहीं तो 7 44, 44 का आधा कितना होगा? 22। इसका आंसर 22 है, 22 सेंटीमीटर। अरे बात को समझे, देख लो, दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे आपको दिमाग में बिल्कुल रखने ही रखने हैं। ठीक है, और अगर ये याद ना रहा तो आप फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लीजिए। अरे बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। चलो बेटा, इसको हम मिटाते हैं। आप समझ गए होंगे चीज़ों को बड़े आराम से। ठीक है गाइस, है ना? आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम। ठीक है, 8 क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में, और वो 8 का 8 हम सेट लेकर के आए हैं और सब हम लोग करते चले जाएंगे बड़े आराम से। क्लियर है? आजा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेटा टाइप करना कठिन था। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देख लीजिए यहाँ पे हम टाइप यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेरे बच्चे, ये लॉगरिथम का सवाल है। log 8 बेस 10 प्लस 2 log 2 बेस 10, ठीक है, माइनस log 32 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10 बराबर व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने बोर्ड पर लिख दिया है। ठीक है ना? इसको टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट बोर्ड पर लिख दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालें आप, क्या होगा?
क्या आपको लॉगरिथम का फंडा पता है? नहीं ना? तो आइए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, जरा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, आप घातांक के बारे में जानते होंगे बेटा, ठीक है। लॉग m गुना n गुना o गुना डॉट 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 कुछ भी रहे, अगर ये गुना में है लॉग की वैल्यू और बेस अगर कुछ ना दिखे आपको, तो आप हमेशा क्या समझना, 10 समझना। ध्यान से समझो मेरी बात को। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटे, ये आधार अगर सेम है गुना में तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो ये हो गया लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o, इसी तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर है? अगर log m प्लस लॉग n प्लस लॉग o इस तरह की चीजें हैं तो प्लस में है तो हम गुना कर देंगे, और अगर गुना में है तो लॉग को अलग अलग करके जोड़ेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ध्यान से समझना। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा है log m बटे n, अगर भाग में है कि नहीं, आधार सेम है, तो आप क्या करते हैं, उसको घटाते हैं, कुछ नहीं तो log 10 है, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, एकदम इसकी गांठ बांध लेना। और बिहार पुलिस में लॉगरिथम से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है। बात समझ रहे हो? ठीक है, अगर ये log m माइनस log n लिखा हुआ है, माइनस में log अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको बटा में कर देंगे एक बार log लिख करके। अगर log एक बार लिखा हुआ है m बटे n है, तो इसको अलग अलग करके हम घटा देंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तीसरा है n इंटू लॉग m, ये गुना में है ना बेटा? अगर ये गुना में है तो जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। ठीक है, यानी log m का पावर n। बात समझे? ये log के बाहर वाला वैल्यू है, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है। ये जैसे हम इसको अंदर लेकर के जाएंगे ना, तो ये कहां चला जाएगा, आपका पावर बन जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी m का पावर n। और अगर इस रूप में लिखा हुआ है log m का पावर n, तो पावर को बाहर खींचेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n, और यहां पर log m लिखना है आपको। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, और ये चौथा है, आप ध्यान दीजिएगा इसको, कि log m और बेस m, यानी log का मान और बेस अगर दोनों समान हो जाए तो इसका मान होता है 1। क्या होता है बेटा? इसका मान 1 होता है। बस इतने चीज आपको ध्यान में रखने हैं और बस सवाल आपका सब बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजें आप लिख लिए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए आप। यदि log गुना में है, एक log लिखा हुआ है, तो इसको हम अलग अलग खंड खंड करके, गुना का मतलब प्लस होता है log m प्लस log n प्लस log o, जहां तक जाएगा वो चलते चला जाएगा। ठीक है, अगर सब अलग अलग है, उसे हमें एक साथ लिखना है, तो एक बार log लिख करके प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, सबको गुना कर देंगे। बात समझे? log m बटे n, अगर ये बटा में है, एक बार log लिखा हुआ है, तो इसको यदि हमें अलग अलग करके लिखना है, तो बटा का मतलब होता है माइनस, log m माइनस log n। क्लियर है? ठीक है, और ये n इंटू लॉग m, अगर n बाहर है गुना में log के साथ, ये अंदर जैसे ही जाएगा ये इसके माथे पर चढ़ जाएगा, यानी पावर। और यदि इसको हम इस रूप में लिखना होगा, पावर को खींचेंगे तो ये बाहर चलाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात की गांठ बांध लेना आप। क्वेश्चन ये 4 नंबर है फॉर्मूला, कि log की वैल्यू और उसका बेस यदि आधार हो जाए, आधार यानी बेस का मतलब आधार, यदि बराबर हो जाए तो उसका मान कितना होगा सर? 1 होगा। बात को समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं इस सवाल पर, इस फॉर्मूले के आधार पर। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं बेटा। ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना? आइए देखिए, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, है ना? बस अब देखो कैसे कितना मज़ा आता है इस सवाल में। ये देखो तो बेटा, log प्लस है, ये देखो ये बाहर निकला हुआ है वैल्यू, तो ये अंदर जाएगा, इसको अंदर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 यानी log 4 होगा कि नहीं होगा? ये माइनस है तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा? बटा में जाएगा। ये प्लस है, ये सब कहाँ जाएगा? गुना में जाएगा। तो ध्यान से देखो, इस सबको हम अलग अलग log लिखा हुआ है ना, एक log में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान समझना।
लॉग, ये देखो बेटा 8, ठीक है, प्लस है तो गुना लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब ये अंदर जाएगा 2 इंटू, अभी तो आपको सिखाया था n इंटू लॉग एम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लॉग एम का पावर n, यानी जो बाहर वाला वैल्यू है वो इसके माथे पर चढ़ जाता है, तो ये 2 भी हम कहाँ कर देंगे, इसके माथे पर चढ़ा देंगे, तो ये 2 का पावर 2 हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा ना 4, और ये प्लस है इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं मल्टीप्लाई, तो 4। अब यहाँ देखो बेटा माइनस ये 32 है, तो माइनस का मतलब क्या होता है बटा में होता है, इसको हम कहाँ लिखेंगे बटा में 32, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है गुना, ये कितना है 5, कोई दिक्कत, ये देखो 8 चौक 32, ये 32 कट गया, यानी आया आपका कितना log 5 बेस 10, है कि नहीं है। अगर यही ऑप्शन में है तो आप यही मार देना। अगर ये और सिंपली इसको और हम सरल तरीके से लिख सकते हैं, कैसे जरा ध्यान से समझो। ये क्या log 5 है, हम इसको लिख सकते हैं बेटा log 10/2, 10/2 5 ही तो होगा 10। अब बताइए ये बेस 10 है, अब ये बटा में है तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ठीक है, अभी आपको सिखाया है। तो ये हो गया log 10 बेस 10 अब माइनस log 2 बेस 10, है ना। आप बताओ ये log m और log n यानी log का वैल्यू और बेस दोनों बराबर हो गया तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। ये आपको हमने बताया था कि यदि log m और बेस m हो जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान कितना हो गया हमारा 1, और ये माइनस ये क्या हो गया log 2 और बेस 10, ठीक है। इससे ज़्यादा अब सिंप्लीफिकेशन इसका नहीं हो सकता है, बात समझे। तो इस सवाल का आंसर बेटा क्या होगा 1 माइनस log 2 बेस 10। बात समझ पा रहे हो गाइस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, बहुत सुंदर। तो ये बेटा लॉग का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया, ठीक है। एकदम एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं लॉगरिथम से, इस बात को एकदम आप गांठ बांध लीजिए। इसलिए इसकी प्रैक्टिस जहां जहां लॉग का सवाल आएगा, ठीक है, वो तो हम आपको करवाएंगे और आप इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। एक क्वेश्चन पक्का है आपका, एक छोटा सा चैप्टर है ये, बात समझे, ठीक है। आ जाइए इसको हम मिटाते हैं। ओके गाइस, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया ना ये बेटा, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर सर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा 1000 रुपये की धनराशि पर, 1000 रुपये धनराशि मतलब ये क्या है मूलधन यानी प्रिंसिपल, कितना है बेटा मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल यानी पी, ठीक है। इसका दे रखा है वैल्यू 1000, ये हमारा मूलधन है, ठीक है गाइस, ये क्या है बच्चे मूलधन है। और टाइम दे रखा है बेटा समय, यानी टाइम दे रखा है हमें 2 बरस, ठीक। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, CI माइनस SI। CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसका अंतर दे रखा है बेटा सवाल में 10 रुपया, तो हमसे पूछ रहा है इसका रेट क्या होगा यानी दर हमसे पूछा बेटा, रेट परसेंटेज, है ना, व्हाट। आइए सुन लो बेटा ध्यान से, यदि टाइम 2 साल है और डिफरेंस दे रखा है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो दर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या करोगे, ध्यान से देखना। ये जो अंतर है ना, अंतर को आप लिख दो ऊपर, अब बटे में जो मूलधन है यानी D/P, D का मतलब हुआ डिफरेंस, P का मतलब हुआ प्रिंसिपल, ये कितना हो जाएगा 1000। देखो ट्रिक, ठीक है, इसका अंडर रूट कर दो, अब बाहर में गुना 100, ये देखो बेटा 0 से 0 कट जाएगा, ये रेट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, यानी 1/10, और ये गुना 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 10% आपका आंसर होगा, है कि नहीं, ठीक है। हम यहां पर लिख देते हैं, इधर खोपचे में जरा देखो ध्यान से कि अगर हमें रेट निकालना है, ठीक है, तो डी क्या है डिफरेंस का मतलब अंतर, किसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो D/P, P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, इसका वर्गमूल निकाल दो
अब बाहर में 100 से गुना कर दो पर रेट निकालने के लिए, यही आपका क्या होगा, ये है हॉट ट्रिक, है ना बेटा, ट्रिक। ठीक है, ये चीजें आया कैसे, तो आप आरबीआई मैथ चैनल पर जहां पे अभी आप पढ़ रहे हैं, हमने बेटा CISI पढ़ा रखा है पूरा डिटेल्स। ठीक है, आप वहां जाकर के वीडियो को सर्च करेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज CISI बाय संतोष सर। ठीक है, तो वो आपको दे देगा, वो आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, यूट्यूब में, तो वहां पर जाकर के आप अच्छे से देख लेना। क्लियर है, तो आपको ये होता कैसे है, ये चीज बेटा हमने वहां पर समझा रखा है। बात समझ गए। ठीक है, तो यहाँ तो बेटे हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्यों कैसे आया यदि हम ये आपको समझाने लगे गाइस, तो फिर बहुत वीडियो लंबा होगा। ठीक है ना, और आप बोर भी हो जाएंगे। क्लियर है ना, आपको तो चाहिए बेटा धकाधक वाला चीज़ है, ट्रिक चाहिए, तो यही ट्रिक है इसका। बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो चलो इसको बेटा अब हम मिटाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 6 क्वेश्चन हमने करवाया आपको, है ना गाइस, और इसके पिछले वाले सवाल में यही 6 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, कल हम फिर उसके ठीक पीछे वाला, ठीक, यानी बिहार पुलिस का जितना भी क्वेश्चंस अभी तक आया है हर एक ईयर का, वो हम लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है बच्चे, है ना, तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए चीज़ों को और समझते जाइए। सवाल बेटा मैथ बनाना बड़ा आसान है। ठीक है, इसकी हम गारंटी लेते हैं। आप यहाँ से कहीं भी भटकिए मत, आपको मैथ का सारा चीज़ मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म होंगे, हम आपके लिए क्या लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और आप प्रैक्टिस सेट लगाते जाना। ठीक है, सारा सवाल बनते चला जाएगा, हम आपको समझाएंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए सर, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आप हमें आज्ञा दीजिए, और तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।